तो कैसे हो मेरे दोस्तों। आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ एक्समा मूवी को, जो हाल ही में रिलीज हुई है। और ऐसी मूवी आपने आज तक नहीं देखी होगी, तो बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि हाल ही में मैंने एक मूवी को एक्सप्लेन किया है जिसका नाम है बर्ड्स ऑफ प्रे। अगर आपने उस मूवी को नहीं देखा है तो इंतजार किस चीज का, इस वीडियो के बाद में आप उसको देख सकते हो। तो अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। तो कहानी की शुरुआत होती है और हम 2-7 को देख पाते हैं, जिसमें सीनियर होती है हारिन और जूनियर होता है बोंगिल, जो प्लेन से यूएस लॉस एंजल्स जा रहे होते हैं। अब एयरपोर्ट पर एक बहुत अमीर आदमी पार्क का अकाउंटर पिक करता है और पार्क के बारे में बताता है कि वो एक कोरियन अमेरिकन बिजनेसमैन है और उसका परिवार सदियों से अमेरिका शिफ्ट हो गया था। अब यहाँ से सीधा पार्क के घर के बजाय सीधा हॉस्पिटल ले जाया जाता है, जहाँ पर उसको पार्क की वाइफ से मिलाया जाता है, जो कि सेमन और रिचुअल पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं किया करती थी। लेकिन हालत ऐसी हो गई थी कि उनको उनका सहारा लेना पड़ा। जहाँ पर हैरी ने उनके बेटे को चेक करती है, यहाँ पर हम जान पाते हैं कि पारक की बेटी एक मिस्टीरियस बीमारी से जूझ रही है, जो ठीक होने का नाम ही नहीं ले रही थी। उसी के लिए तो यहाँ पर हैरिन को बुलाया गया था। अब हैरिन जैसे ही उसको चेक करती है और रिचुअल करने वाली होती है, तभी उसको पारक के पिता और ग्रैंडफादर सेंस होते हैं। लेकिन पारक के पिता तो अभी जिंदा थे, वे खुद पैरालाइज थे और उनके बेटे के ग्रैंडफादर वो 100 साल पहले ही खत्म हो चुके थे और वो कबर आज भी कोरिया में मौजूद है। अब जिसके बाद में हैरिन सीधा पहुंच जाती है पारक के घर में, जहाँ पर पारक हैरिन को बताता है कि उसके घर में हमेशा से सबसे बड़े बेटे की किसी न किसी मिस्टीरियस बीमारी से मौत हो जाती है और उसके बड़े भाई की भी, जिसको एक मिस्टीरियस बीमारी हो गई थी और उसने अपने आप को एक मेंटल हॉस्पिटल में अपने आप को खत्म कर लिया था। और अब उसकी वाइफ का मिसकैरेज भी हो गया है। अब उसकी बेटी की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो चुकी है, कैसे भी करके तुम मेरी बेटी को बचा लो। जिस पर हैरिन बताती है कि दरअसल पारक के ग्रैंडफादर की स्पिरिट, जो कि कोरिया के अंदर अभी भी मौजूद है, वो उन्हें परेशान कर रही है। वो ठीक हो जाएंगे, लेकिन उनके लिए उनको कुछ बंदों की जरूरत और पड़ेगी। जिसके बाद में यहाँ से सीन शिफ्ट होता है कोरिया में, जहाँ पर हम एक जियो मेंशन किम को देख पाते हैं, जिसका काम होता है यहाँ पर मरे हुए लोगों के लिए जमीन ढूंढना और वहाँ पर बरी करना, ताकि उनकी आत्मा को शांति मिल जाए। लेकिन आज के टाइम पर कई सारे लोगों को ये सब फ्रॉड लगता है, लेकिन दुनिया के टॉप के लोग होते हैं वो इन सभी पर बिलीव करते हैं और वो होते हैं अमीर। खैर अब यहाँ पर बूढ़ी औरत की एक कब्र को बाहर निकाला जाता है, क्योंकि वो ऑलरेडी अपने परिवार वालों को परेशान क्या करती थी। किम और यूंग उस लेडी को चेक करने पर उनको पता चलता है कि उस लेडी के दांत ही गायब हैं। दरअसल मरने के बाद उसकी कोई भी सामान को ले लिया जाता है या फिर सामान वापस करना भूल जाते हैं तो वे स्पिरिट वापस आ जाती है। दरअसल उस बूढ़ी औरत के पोते ने उसके दांतों को अपने पास रख लिया था याद के लिए, जो दांत उनके पास वापस रख दिया जाता है, जिसके बाद सब कुछ ठीक हो जाता है। जिसके बाद में हम हैरिन और उसके साथी को देख पाते हैं, जो किम से मिलने पहुंच जाते हैं कोरिया में। उनसे मिलकर वो किम को पारक की फैमिली के बारे में सब कुछ बता देते हैं, जो एक बहुत ही बड़ा अमीर परिवार होता है, और कहते हैं कि उसके ग्रैंडफादर की कब्र में कोई न कोई इशू है और किम का काम तो यही होता है जमीन को ढूंढना। तो किम पारक की फैमिली की मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। अब अगले दिन पारक पहुंच जाता है कोरिया में, जहाँ पर पारक की मुलाकात होती है किम से। किम यहाँ पर ग्रैंडफादर की ग्रेव के बारे में जानकारी निकलवाना चाहता था, लेकिन यहाँ पर वह कुछ भी नहीं बताता। हमें उसके हाव भाव से पता चलता है कि वे कुछ न कुछ जरूर छुपा रहा है। जिसके बाद में पार्क सभी सेमन को लेकर अपने ग्रैंडफादर की ग्रेव के पास पहुंच जाता है, जो कि होती है बॉर्डर के पास में। साथ ही यहाँ पर फॉक्सेस भी घूम रहे होते हैं, जो कि ग्रेव के पास में नहीं घूमना चाहिए। उन सभी को लग रहा होता है कि उसके ग्रैंडफादर की कब्र सोने से बनी होगी। अब ये सभी जैसे ग्रेव के पास में पहुँचते हैं, वे सभी हक्का बक्का रह जाते हैं, क्योंकि ग्रेव की कंडीशन बहुत ही खराब थी और उसके ऊपर सिर्फ एक पत्थर रखा हुआ था, जिस पर कोई नाम वगैरह भी नहीं था, बस उस पे कुछ रैंडम नंबर लिखे हुए थे। जो काफी ज्यादा भीड़ थी, इतना अमीर परिवार और ग्रेव भी ऐसी वैसी। जिस पर पार्क बताता है कि हमको ऐसा करना पड़ा क्योंकि पहले के टाइम पे यहाँ पर ग्रेव रॉबरी बहुत ही हुआ करती थी। वहीं किम थोड़ी बहुत छानबीन करने के बाद यहाँ से जाने लग जाता है और बताता है कि ये जगह सही नहीं है, यहाँ पर ग्रेव नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो यहाँ पर इविल को सेंस कर पा रहे हैं, वो काफी खतरनाक है। अगर यहाँ पर हम किसी भी चीज को टच करेंगे तो हमें अपनी जान का खतरा हो सकता है। जिसके बाद में सभी घर पे पहुंच जाते हैं। यहाँ पर हैरिन को इस काम के लिए बहुत ही बड़ी कीमत मिली थी, इसीलिए वो इस प्रोजेक्ट को अपने हाथ से नहीं जाने देती और किम को जैसा तैसा समझाकर मना ही लेती है। जिस पर किम अपनी बेटी के लिए मान जाता है, क्योंकि वे जवान हो गई थी और उसकी शादी भी करने वाली थी, जिसके लिए उन्हें पैसे चाहिए थे। अब यहाँ पर ये सभी एक प्लान बनाते
दिखाते हैं। हम उस ग्रेव को डी करेंगे, एक प्रोटेक्शन बनाएंगे ताकि इविल को दूर रखा जाए, साथ साथ एक रिचुअल करेंगे जिससे कि इविल भटक जाए और गड्ढा आसानी से खुद जाए और उनका यह प्लान कामयाब हो जाए, जिस पर किम को इनकी प्लानिंग बहुत ही पसंद आती है। अब जिसके बाद में सीन शिफ्ट होता है नेक्स्ट डे, जहाँ पर ये सभी लोग पहुँच जाते हैं ग्रेव के पास में और यहाँ पर पार्क की बुआ भी आई हुई थी क्योंकि उनकी परमिशन तो चाहिए थी। साथ ही हारिन अपने साथ में रिचुअल का सामान भी लेकर आई हुई थी जिसमें 5 पिग की बॉडी थी ताकि 5 वर्कर को प्रोटेक्ट करने के लिए रिचुअल कर सके ताकि इविल वर्कर को नुकसान ना पहुंचा पाए। यहाँ पर बहुत ही खतरनाक रिचुअल होता है। यहाँ पर हारिन नाचती कूदती हुई पिग को काटने लग जाती है और उनका खून पीने लग जाती है, जिसके साथ ही गड्ढे की खुदाई शुरू हो जाती है। अब ऐसी काफी लंबी चौड़ी रिचुअल के बाद में आखिरकार गड्ढा खुद ही जाता है। अब यहाँ पर इनकी अगली प्लानिंग थी कि उनकी ग्रेव को जला देना क्योंकि इनकी आत्मा कई टाइम से इस कब्र में मौजूद थी और उनकी आत्मा हड्डियों से कनेक्ट हो गई होगी। अगर उसकी बॉडी को ही खत्म कर दे तो उसकी आत्मा ही खत्म हो जाएगी, उसकी शांति मिल जाएगी। अब ग्रेव को बूढ़ते वक्त एक वर्कर को एक अजीब सा सांप दिखाई देता है, वो उसको देखकर डर जाता है और उसकी गर्दन को काट देता है। तभी वहाँ का मौसम खराब हो जाता है। वहीं पर हम किम को देख पाते हैं जो आज क्रियाक्रम करने से रोक देते हैं क्योंकि बहुत ही तेज बारिश हो रही थी, जिसके बाद में कॉफिन को हॉस्पिटल के अंदर रखा जाता है। वहीं पर हम किम को देख पाते हैं जो पार्क के परिवार की जानकारी जुटाने के लिए वहाँ ग्रेव के पास वाले ही गांव में पहुंच जाता है। पूछताछ करने पर उनको पता चलता है कि उस टाइम में यहाँ पर काफी ज्यादा ग्रेव रोबर्स हुआ करते थे जो ग्रेव को खोदकर उनके अंदर से बेशकीमती चीजों को निकाल लिया करते थे। उनसे बचाने के लिए इस ग्रेव को चॉइस किया होगा और उस ग्रेव को ऐसा बनाया गया होगा ताकि किसी को यह पता ना चल सके कि ये ग्रेव किस फैमिली की है। पुराने टाइम में काफी सारे ग्रेव रोबर्स यहाँ पर आए हुए थे और उन्होंने उस ग्रेव को चोरी करने की भी कोशिश की, लेकिन वे इसमें नाकामयाब हुए क्योंकि उस ग्रेव को प्रोटेक्ट किया गया था। इनफैक्ट जो रोबर्स यहाँ पर आए थे अपने औजार लेके, वे इस गांव के मंदिर के अंदर छोड़ दिए गए थे। उस टूल के अंदर हम देख पाते हैं कि काफी सारे मेटल रोड मौजूद होते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम हॉस्पिटल में देख पाते हैं जहाँ पर हॉस्पिटल का एक स्टाफ लालच में आकर उस कॉफिन को खोल देता है ताकि उसके अंदर से उसको कोई बेशकीमती चीज मिल जाए, लेकिन जैसे ही वो कॉफिन को खोलता है उसके अंदर से ग्रैंडफादर की आत्मा स्किप कर जाती है और यह आत्मा हारिन के अंदर से निकल जाती है, जिस वजह से हारिन बेहोश हो जाती है। इनफैक्ट होश आने के बाद भी उसकी नाक से लगातार खून बहता जा रहा था। वहीं पर ग्रैंडफादर की आत्मा पहुंच जाती है सीधा पार्क के माता पिता के पास में और उन पर अटैक कर देती है उनसे जान से मारने के लिए। देखा जाए तो ग्रैंडफादर ने अपने बेटे और बहू को ही जान से मार दिया। अब ये खबर जैसे ही मिस्टर सेंग को पता चलती है वो सीधा पार्क के होटल की तरफ निकल पड़ते हैं क्योंकि ग्रैंडफादर का अगला शिकार होगा पार्क। वहीं दूसरी तरफ हम हेरिन को देख पाते हैं जो एक रिचुअल कर बोंगिल के अंदर ग्रैंडफादर की आत्मा को बुलाना चाहती थी ताकि उसको वापस से कॉफिन में कैद किया जा सके और कुछ पूछताछ कर सके, लेकिन यहाँ पर ग्रैंडफादर की आत्मा बोंगिल के अंदर कुछ टाइम के लिए आ तो जाती है लेकिन जल्दी से स्किप कर जाती है। यहाँ पर हमको पता चलता है कि ग्रैंडफादर अपनी ब्लड लाइन को ही अपने साथ ले जाना चाहते हैं। वहीं दूसरी तरफ मिस्टर पारो को मिस्टर सेंग किम का कॉल आता है। यहाँ पर सेंग किम कॉल पर कह रहा होता है कि कुछ भी हो जाए लेकिन पार्क होटल का दरवाजा मत खोलना। उसी वक्त बाहर से दरवाजा न खोलने लग जाता है, लेकिन पार्क किम की बात को मानते हुए दरवाजा नहीं खोलता। तभी कॉल पर कहता है कि अब तुम खिड़की खोल दो और मिस्टर पार्क ऐसे ही करता है। जैसे ही वो खिड़की को ओपन करता है तभी एकदम से वे प्रजस हो जाता है। दरअसल कॉल पर सेंग किम नहीं बल्कि ग्रैंडफादर की आत्मा थी जो सेंग किम बनकर कॉल कर रही होती है जो पार्क को प्रजस कर चुकी थी। वहीं डोर के बाहर जो डोर खोलने की कोशिश कर रहा था वे कोई और नहीं वही सेंग था और अब स्टाफ वगैरह से की लेकर दरवाजा खोल देता है। अब जैसे सेंग किम दरवाजा खोलकर अंदर जाता है और पारो को देखकर हक्का बक्का रह जाता है क्योंकि उसकी हालत बहुत ही खराब थी और उसकी बॉडी लैंग्वेज किसी जैपनीज कमांडर की तरह लग रही थी। वही मिस्टर पार्क उल्टी करते हुए पानी पीता है और बार बार एक ही बात रिपीट करता है कि द फॉक्स ऑफ द टाइगर बेस्ट, और धीरे धीरे करते हुए पार्क अपनी गर्दन को 180 डिग्री तक मोड़ देता है, जिस वजह से उसकी गर्दन टूट जाने की वजह से उनकी ऑन द स्पॉट मौत हो जाती है। अब इस घटना के बाद में ग्रैंडफादर की आत्मा यूएस जाने लग जाती है। अब वो पार्क की बच्ची को मारना चाहती थी क्योंकि आखिरी ब्लड लाइन वही थी। अब ग्रैंडफादर की आत्मा ऐसा कर पाती उससे पहले ही सेंग पार्क की फैमिली से कांटेक्ट कर जो यूएस में रहा करती थी और उनसे हाथों हाथ कॉफिन को जलाने की परमिशन मांगने लग जाता है। परमिशन मिलते ही वे ग्रैंडफादर की कॉफिन को जला देते हैं जिससे कि ग्रैंडफादर की आत्मा को मुक्ति मिल जाती है और पार्क की बच्ची आखिरकार बच ही जाती है। दोस्तों आपको लग रहा होगा कि यहाँ पर मूवी खत्म हो चुकी है, लेकिन ऐसा नहीं, अभी तो मूवी यहाँ से शुरू हुई है।